भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी का एक अहम स्थान है। मानो भारत और महात्मा गांधी एक दूसरे के पूरक की तरह है। देश की आज़ादी में उनका अमूल्य योगदान रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की चंपारण यात्रा के बाद ही अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह की नींव पड़ी। आज गांधी जयंती के मौके पर मैं आपको बिहार पहुंचने के पीछे की कहानी सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए महात्मा गांधी के चंपारण यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1916 के दिसंबर में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। देश भर के अलग अलग प्रांतों के 2300 प्रतिनिधि इस सभा में पहुंचे थे। बिहार के भी कई प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिनमें चंपारण के नीलवरों से परेशान वहां के रैयतों ने राजकुमार शुक्ल को अपना प्रतिनिधि बनाकर गांधी जी को निमंत्रण देने को भेजा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीलवर दरअसल नील की वहां जो खेती होती थी उसके मालिकों को कहा जाता था। इधर बिहार के प्रतिनिधियों ने सभा में पहुंचकर विषय निर्वाचनी समिति के सामने पटना यूनिवर्सिटी बिल और चंपारण में चल रही समस्याओं को लेकर 2 प्रस्ताव रखे और साथ ही मुख्य कार्यकारिणी में शामिल पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के पास जाकर चंपारण के नीलवरों और किसानों के बीच समस्याओं की जांच का प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया। मालवीय जी को चंपारण के संबंध में थोड़ी जानकारी थी, लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें इस विषय में कुछ मालूम नहीं। जब तक वे इसे पूरी तरह जान नहीं लेते वे कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी के मनाही के बाद इस प्रस्ताव को पेश करने का भार बिहार के सुप्रसिद्ध नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को दिया गया। उन्होंने चंपारण की समस्याओं को बताते हुए सभा में प्रस्ताव पेश किया, साथ ही इसे पारित करने का आग्रह भी किया। सभा खत्म होने के बाद राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ लखनऊ से कानपुर तक गए। पूरे रास्ते उन्होंने गांधी जी को चंपारण के लोगों की दुख भरी कहानी सुनाई। इससे गांधी जी का हृदय पिघल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में चंपारण आने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर राजकुमार शुक्ल को काफी तसल्ली मिली। दोस्तों, गांधी जी ने अचानक 3 अप्रैल 1917 को तार देकर राजकुमार शुक्ल को कलकत्ता बुलाया। वे फौरन कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। इन सब बातों की खबर बिहार में किसी को नहीं थी और आखिरकार वो दिन आता है जब शुक्ल जी और महात्मा गांधी बांकीपुर पहुंचे। शुक्ल जी सीधे उन्हें राजेंद्र प्रसाद के आवास ले गए, लेकिन राजेंद्र बाबू घर पर मौजूद नहीं थे। वहां बस एक नौकर था। इतने में गांधी जी के आगमन की खबर मौलाना मजहरुल हक को लगी। वे गांधी जी और राजकुमार शुक्ल को अपने यहाँ ले गए। धीरे धीरे गांधी के बिहार आगमन की जानकारी चारों ओर फैली। दोस्तों, जब गांधी जी देर रात मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए पहले से सैकड़ों की भीड़ जमा थी। वहां से निकलकर गांधी जी जेबी कृपलानी से मिले। मुजफ्फरपुर में रहने के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज कमिश्नर मोरसेट से मुलाकात की, जिसका रवैया बहुत रूखा था। मोरसेट ने चंपारण के डीएम को पत्र लिखकर आगाह किया कि अगर गांधी वहां जाएं तो धारा 144 लगाकर उन्हें रोका जाए और वापस भेज दिया जाए। दोस्तों, महात्मा गांधी को इस बात का इल्म होने लगा कि नील का मसला गंभीर है। अंग्रेज अफसर इसे न केवल छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वे चाहते भी नहीं कि वो चंपारण जाए। गांधी जी ने तय किया कि हर हाल में वे 15 अप्रैल को चंपारण जाएंगे। गांधी जी इस बीच नील के संबंध में जो जानकारियां हासिल करनी थी वो हासिल की। उन्होंने तय किया कि हर हाल में वो 15 अप्रैल को चंपारण जाएंगे। लगने लगा कि गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर से जब वो रवाना हुए तो उन्हें छोड़ने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अगला दिन 15 अप्रैल जब गांधी जी चंपारण में कदम रखे, स्टेशन पर गांधी जी का जबरदस्त स्वागत हुआ। लोग हजारों की संख्या में पहुंचे थे। वह मोतिहारी स्टेशन पर ज्यों ही पहुंचे, वहां से सीधे गोरख प्रसाद वकील के घर चले गए। वहां से उन्होंने स्थिति की और बारीकी से समझ हासिल की। अगले दिन 16 अप्रैल सवेरे 10:30 बजे हाथी पर सवार होकर गांधी जी जसौली पट्टी गांव के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों से भी वह मिलते जा रहे थे। इसी बीच
दारोगा साइकिल से वहां पहुंचा। उसने गांधी जी से कहा कि मजिस्ट्रेट ने उन्हें याद किया है, उनसे वापस लौटने के लिए कहा गया। गांधी जी ने लौटने से इनकार कर दिया और इस संबंध में चंपारण के डीएम को एक पत्र भी सौंपा। उसके अगले दिन यानी कि 17 अप्रैल गांधी जी और उनके साथ आए लोग किसानों से मिले। भारी भीड़ गांधी जी से मिलने आई थी। किसी को इस भीड़ का अंदाजा नहीं था कि आखिर इतने लोग कहां से आ गए। उन्होंने किसानों के बयान दर्ज शुरू किए। शाम को गांधी जी ने डीएम को पत्र भेजा कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। उन्हें अगले दिन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। 18 अप्रैल सुबह से ही अदालत में भीड़ जुटने लगी। खबर फैलने लगी कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है। भीड़ बेकाबू हो गई। गांधी जी ने कहा वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा क्या वो अपना अपराध कबूल करते हैं, तो गांधी जी ने कहा हाँ। साथ ये भी कहा कि जब तक वो अपना काम नहीं कर लेते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हालात ये हो गई कि मजिस्ट्रेट ने खुद मुचलका लेकर गांधी जी को रिहा कर दिया। 19 अप्रैल जब गांधी जी किसानों से मिल रहे थे, उनके बयान दर्ज कर रहे थे, पूरे देश में अखबारों में ये खबर विस्तार से प्रकाशित हुई। असर भी होने लगा। सरकार हरकत में आ गई। अपने अफसरों को ही गांधी जी पर धाराएं लगाने पर लताड़ लगाई। उसके अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल गांधी जी पर से सारे मुकदमे हटा लिए गए। इस तरह गांधी जी ने पहली लड़ाई जीत ली। अधिकारियों को झुकने के लिए विवश होना पड़ा। बड़े बड़े नेता चंपारण पहुंचने लगे। नील प्लांटरों को समझ में आ गया कि गांधी अगर चंपारण में टिके रहे तो उनके कारोबार का अंत हो जाएगा। गांधी जी के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा था। गांधी जी चंपारण में 12 जून तक ठहरे रहे। लगातार किसानों से मिलते रहे, उनकी बातें सुनते रहे। अपार जन समर्थन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। सारे मामलों की जांच करानी पड़ी। जाहिर हो गया कि अंग्रेज प्लांटर किसानों का शोषण कर रहे हैं। आखिरकार किसानों के हक में फैसला हुआ और 4 मार्च 1918 को कानून बना। इस प्रकार चंपारण की बदनाम तिनकठिया प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। 19 लाख से अधिक किसान के दुखों का अंत हुआ। तो ये रही महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा की कहानी। इस कड़ी में आपको क्या सीखने को मिला, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।